हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। सो देखिए, आज हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली बात, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा देखिए इसमें कुछ हर्ट वगैरह आपके कॉम्प्लेक्स भी हैं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वेल देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन लिखा है, यहाँ पे आपका ब्लड नहीं लिखा है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या है कि हमारे फ्लूइड्स क्या क्या होंगे, क्या काम आएंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे देखिए कॉमन बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि हम देखिए किसको, मैंने आपको एक वो वाला चैप्टर जो पहले वाला पढ़ाया था, रेस्पिरेशन वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सेल्स को अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं। अमीनो एसिड, फैटी एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें हम हर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम सेल को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से O2 का यूटिलाइजेशन करता है और यहाँ से क्या करता है, आपका ATP बना लेता है और CO2 बना लेता है। तो CO2 हम वापस ले आते हैं। ठीक है, कैसे लाते हैं, तो मान ली न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको सप्लाई करना है मुझे सेल को, यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम सेल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, है ना। अब न्यूट्रिएंट की जरूरत तो पड़ेगी ना एनर्जी बनाने के लिए, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे O2 और जो जो जरूरत होगी अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, और अदर सब्सटेंसेज, जो जो चीज की सेल को हमारे जरूरत होगी वो चीज हम सेल को सप्लाई करेंगे। ठीक, कैसे जाएंगी, स्कॉर्पियो से नहीं, इनके पास अब कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं भाई, ये चल के तो जा नहीं सकते ना, तो कोई तो मीडियम होगा जिसके थ्रू ये सेल तक जाएंगी। ठीक है, और सेल कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालेंगे भाई। सेल जब ATP बनाएंगे, वहां पे कुछ रिएक्शंस करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, तो सेल क्या करेंगे, वहां से सेल आपके कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनाएंगे। हार्मफुल हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे सेल्स बनाएंगे। तो जब हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाएंगे, तो जब वो हार्मफुल है हमारी सेल के लिए, तो वहां पे स्टोर करके तो रख नहीं सकते, उनको भी रेगुलेटरी मतलब कि कंटिन्यूअसली हमें रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से, ताकि हमारी सेल्स अच्छे से काम करती रहे। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बनाएंगे, इनको कंटिन्यूअस रिमूव करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव होंगे, कैसे बाहर जाएंगे, हैं, तो कोई तो मीडियम होगा जिसके थ्रू ये मतलब कि एक्सचेंज करेंगे। बताओ, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल को हम सप्लाई करेंगे और सेल में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह बनेंगे, ये वापिस आ जाएंगे सेल से। तो कैसे, मतलब कि कुछ तो इनके लिए चाहिए ना, कि जिससे मतलब कि मैकेनिज्म फॉलो हो सके। ठीक है, जिससे ये एक दूसरे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। तो मैंने देखिए एनिमल किंगडम में आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताया था, इतना आपको आई समझ में आ गया। तो मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था कि हमारे कुछ देखिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हमारा पॉरीफेरा में आपने क्या देखा, और सीए से हमारा ब्लड जो है एंटर कर रहा था, और ऑस्कुलम से आपका ब्लड, वो सॉरी ब्लड की बात कर रहा हूँ, ऑस्टिया से हमारा वाटर एंटर कर रहा था, और हमारा यहाँ से ऑस्कुलम से हमारा वाटर रिमूव हो रहा था। ऑस्टिया आपके कई सारे थे ऑस्टिया, और ये ऑस्कुलम हमारा सिंगल था। तो इसमें वाटर के थ्रू अपना क्या कर रहे थे, वो एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, पॉरीफेरा में मैंने आपको बताया है ना, तो आप लोअर मतलब ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हो, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें आप देख सकते हो। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हमारे, जैसे हमारे स्पॉन्जेज हो गए, स्पॉन्जेज हमारे पॉरीफेरा में आते हैं, स्पॉन्जेज, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा भी आप लिख लो, लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है हमारे, तो इनमें हमने क्या देखा था कि वाटर के थ्रू मतलब कि ये लोग एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है, ये अपना इन सब का एक्सचेंज, ये मटेरियल्स का एक्सचेंज कर रहे थे, मटेरियल
exchange with the help of water। भाई वाटर अंदर गया और वाटर बाहर निकल गया। तो ये अपनी बॉडी कैविटी से, मतलब कि इनमें जो बॉडी कैविटी वगैरह होती थी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया किसमें, पॉरीफेरा में, ऑस्टिया ऑस्कुला हमारे होते थे। तो इनसे क्या करते हैं कि फैसिलिटेट कर लेते हैं अपना एक्सचेंज पार्ट वगैरह, ठीक है। मतलब कोई चीज अगर प्रोवाइड करना है तो ये वाटर के थ्रू ही एंटर कर जाएंगी और वाटर के थ्रू ये बाहर आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आराम से वहां पे हो जाएगा इनका सिस्टम, ठीक है। मतलब ये इन चीजों का जो है एक्सचेंज कर लेंगे वाटर के थ्रू। वही अगर हम कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में देखें भाई, अगर हम यही हायर ऑर्गेनिजम्स में देख लें, ठीक है, या हायर ऑर्गेनिजम्स बोल दो, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बोल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे फ्लूइड्स पाए जाएंगे, यहाँ पे स्पेशल फ्लूइड पाए जाएंगे इनकी बॉडी में, जो क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्ट करेंगे इन सब चीजों का, ठीक है। यहाँ पे पाए जाएंगे फ्लूइड्स, यहाँ पे फ्लूइड्स which help in transport of nutrients and किसका, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, यानी न्यूट्रिएंट सेल तक और हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें कुछ फ्लूइड्स पाया जाएगा। अब देखिए जो मोस्ट कॉमन हमारा फ्लूइड यूज होता है, जो हमारा मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड हमारा कौन सा है बताओ। मोस्ट कॉमनली फ्लूइड आपको तो पता है ना, ये मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो सब में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो यूज होता है। देखिए तो मोस्ट कॉमन फ्लूइड हमारा यूज होने वाला है ब्लड। ब्लड हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्लड। ब्लड आपका मोस्ट यूज होने वाला फ्लूइड है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में, किसके लिए, इन सब चीजों को ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल्स का। लेकिन आपका अगर बताऊं तो आपका देखिए एक फ्लूइड और यूज होता है, ठीक है, एक आपका और फ्लूइड यूज होता है। जैसे आपका क्या हो गया, एक तो हमारा ये हो गया, एक फ्लूइड हमारा और यूज होता है जो हमारे अंदर ही पाया जाता है, डेट इज लिम्फ। डेट इज लिम्फ। तो एक फ्लूइड हमारा होगा ब्लड, मोस्ट कॉमन है, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हमारा यही पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया लिम्फ। तो ये सब क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन सब सब्सटेंसेस का हमारे यूज हो सकते हैं, ब्लड भी और लिम्फ भी। तो ब्लड भी हमारा पाया जाता है हमारे अंदर, लिम्फ भी पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है ब्लड। ब्लड को एक चीज और आप बोल सकते हैं, ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या ब्लड को बोल सकते हो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमारे ब्लड में फाइबर्स वगैरह रिलीज नहीं होते हैं, मैंने आपको एनिमल टिश्यू में चीजें पढ़ाई हुई है। तो ये हमारा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, डेट इज ब्लड। तो चलिए मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग अपना चैप्टर साइंटिफिकली स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की सैर करवा देता हूँ, चलो। देखो, you have learnt that all living cells have to provided with nutrients and O2, यानी सारे लिविंग सेल्स को हमें O2 चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, क्यों, एनर्जी बनाने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, जो सेल हमारी फिर इन चीजों का यूटिलाइजेशन करके हार्मफुल सब्सटेंसेज बनाएंगी, वेस्ट मटेरियल बनाएंगे, उनको हमें रिमूव भी तो करना है, कंटिन्यूअस सेल से निकालना भी तो है, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, ताकि टिश्यू आपके हेल्दी फंक्शन कर सकें। इट इज देयरफॉर एसेंशियल
टू हैव इफिशियंट मैकेनिज्म, इसके लिए हमें कोई एक इफिशियंट मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे परमानेंट हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई कर सकें और उनको कंटिन्यूअस हम लोग रिमूव कर सके फ्रॉम आउट ऑफ द सेल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म चाहिए। तो यहाँ पे क्या, फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, ये तो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। देखिए अलग अलग एनिमल्स में हमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मैंने पोरीफेरा सिलेंट्रेटा वगैरह हो गए आपके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मतलब बॉडी कैविटी से डिफ्यूज कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस डेट इज पोरीफेरा सिलेंट्रेट्स circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange these substances। ये मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता दिया। लेकिन आपके और अगर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, ठीक है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर फ्लूइड्स वगैरह पाया जाता है। तो कैसे हो जाता है, देखिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ठीक है, इन चीजों का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फ्लूइड हमारा क्या है, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। किस पर्पज के लिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल को सप्लाई करने के लिए और उनसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। एक और फ्लूइड आपका पाया जाता है, डेट इज लिम्फ। ये आपका टिश्यू फ्लूइड भी कराता है। हम लिम्फ को देखिए टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि आपका ये टिश्यू के बीच में पाया जाता है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। ये हमारा टिश्यू फ्लूइड भी कहलाता है। यहाँ पे आपके आरबीसी वगैरह नहीं पाए जाते हैं ना, यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके मैक्रोप्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं और आरबीसी ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, इसका भी यूज करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देखिए क्या है, अब हमारा चैप्टर यहाँ पे टेक्निकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये भी पढ़ ले, कुछ छूटे ना। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर इन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, ब्लड हमारा क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखिए ये हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स से बना है, प्लाज्मा से बना है और किससे, फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। मेनली आप ये सोच लो कि आपका ब्लड किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना है और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। ये दो चीजें मान लो मेनली हमारे ब्लड में पाई जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लड के लिए मैंने आपको चार्ट पहले से ही लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि एक एक लिख के चार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होगा, आपको सिंपली चार्ट से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपके लिए चार्ट लेकर के आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो कितना सुंदर डायग्राम यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। देखो लिख भी सकते थे हम इसको, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी मतलब की बात नहीं है, लेकिन लिखने में देखिए हमें आ नहीं पाता। यहाँ पे देखो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इतना बड़ा मतलब कि डायग्राम बनाने में। बाकी अगर प्रॉपर स्पेस है तो लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम ब्लड को देखें तो ये हमारा ब्लड हो गया, ब्लड हमारा हो गया ये। तो ब्लड को हम देखते हैं, ब्लड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए और एक हमारा प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा होता है ये आपका 55% होता है पूरे ब्लड का। ठीक है, पूरे ब्लड का ये पूरे ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, और हमारा बचा कितना 40%, 45%। तो हमारा 45% क्या होता है, देखिए 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका 55% तो प्लाज्मा आ गया और 45% आपके क्या आ गए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए। ठीक है,
आपको मैं अगर देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बताऊं, पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट। इस 55 में भी अगर हम देखें, ठीक है, प्लाज्मा में तो हमारा 90 से 92% तो हमारा वाटर हो जाता है। कितना वाटर हो जाता है? देखो डिवाइड किस में होता है? प्लाज्मा में हमारे वाटर पाया जाता है, प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं, यहाँ पे अदर सॉल्यूट्स भी आपके पाए जाते हैं, जैसे हमारा बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, ठीक है, सोडियम आयन हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वाटर हमारा कितना पाया जाएगा? ये हमारा 90 से 92% तो वाटर ही मिल जाता है। कितना? 90 से, मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे 90 से 92% हमारा यहाँ पे वाटर ही मिल जाता है। कितना? 90 से 92% हमारा मिल जाता है वाटर। प्रोटीन्स आपके कितने मिल जाते हैं अगर हम देखें तो भाई 90 से 92% तो हमारा क्या हो गया? वाटर ही हो गया। आपके 6 to 8% हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोटीन्स हो जाते हैं। 6 to 8%। देखो 6 to 8% हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? देखो परसेंटेज में नहीं लगा रहा हूँ, ये आपके क्या हो जाते हैं? प्रोटीन्स हो जाते हैं, है ना। ये आपके 6 to 8% प्रोटीन्स हो जाते हैं। और अदर सॉल्यूट्स यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? देखो अदर सॉल्यूट्स हमारे क्या होते हैं कि यहाँ पे आपके स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स वगैरह हमारे कुछ पाए जाते हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, है ना। अदर सॉल्यूट्स में लिख देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, यहाँ पे ऐसे क्लोरीन माइनस। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे पाई जाती है। बाइकार्बोनेट मान लो आप, है ना, HCO3- बाइकार्बोनेट मान लो। और हमारे बहुत सारे मतलब कि जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब चीजें भी पाई जाती हैं। देखो ग्लूकोज हो गया, है ना, लिपिड्स हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग पूरा चार्ट बना लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ सोल्यूट्स भी पाए जाते हैं इसमें। देखो प्लाज्मा हमारा 55% है पूरे ब्लड का। इस प्लाज्मा में 90 to 92% आपके क्या वाटर पाया जाता है। आपका 6 to 8% हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अदर सोल्यूट्स हमारे पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, है ना, लिपिड्स, अमीनो एसिड, ये सब चीजें हमारी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया किसका? प्लाज्मा का कंटेंट। ये हमारे प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी देखो अब क्या होगा, आगे हम इसमें भी पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। और एक बात अगर बताऊं मैं आपको, इतना मैं चाहूँ तो मिटा दूं, लेकिन अभी नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक बात देखो, प्लाज्मा जो हमारा होता है ये थोड़ा सा थिक होता है। कैसा होता है? ये हमारा होता है थिक। तो इसको हम बोल देते हैं विस्कस फ्लूइड। कैसा होता है? थिक होता है ये होता है थिक। तो ये हमारा विस्कस फ्लूइड हो गया, ठीक होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं विस्कस। कैसा होता है? येलोविश होता है, यानी आपके एनसीईआरटी ने बोला है स्ट्रॉ कलर्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड। आप लोग एक फ्लो चार्ट पूरा बना लीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। विस्कस होता है मतलब हल्का गाढ़ा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। और कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलोविश। इसको अब देखो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसा होता है प्लाज्मा आपका? ये आपका विस्कस होता है। विस्कस मतलब कि थोड़ा सा थिक होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ मतलब हल्का सा येलोविश आपका होता है ना, स्ट्रॉ कलर। और स्ट्रॉ लिख लो आप या लिख लो येलोविश, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आपका स्ट्रॉ कलर्ड होता है, येलोविश होता है, ठीक होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारा पाए जाते हैं 6 to 8% प्रोटीन्स, ठीक है। अब वो प्रोटीन्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, मैं ये भी देखिए यहीं पे आपको चाहूँ तो बता देता हूँ। देखो आप लोग पूरा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखो प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके यहाँ पे फाइब्रिनोजन पाया जाएगा ना, प्रोटीन्स हमारा फाइब्रिनोजेन,
यहाँ पे फाइब्रिनोजेन आपका प्रोटीन पाया जाएगा, है ना। और हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, देखो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये और हमारे ग्लोब्यूलिन्स पाए जाएंगे, ग्लोब्यूलिन्स। आपने पढ़ा इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनो IgA, IgG, IgE, ये सब चीज आपने पढ़ी होंगी। और हमारे एल्ब्यूमिन्स पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे एल्ब्यूमिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए बाद में, ना। देखिए, जब हमारे कहीं कट वट जाता है, हमारी बॉडी में कट जाता है, छिल जाता है, हमारी ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन, फिब्रिनोजेन हमारा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग। मैं आपको एक एक तरफ का पूरा पढ़ा देता हूँ। ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमाने में, यानी खून के थक्के बन जाए, जिससे क्या हमारा मतलब कि ब्लीडिंग रुक जाए। तो आपके फिब्रिनोजेंस में हमारे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इनमें फिब्रिनोजेन में आपके क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग। आप ब्लड क्लॉटिंग बोलते हो, कोएगुलेशन क्या बोलते हो, कोएगुलेशन, यानी ब्लड का जमना। ये ब्लड क्या आता है, होता है कोएगुलेट आपका हो जाता है। तो फिब्रिनोजेंस हमारे काम करते थे कोएगुलेशन में। अब देखिए ग्लोब्यूलिन्स, तो मैंने आपको बोला था कि इम्यूनोग्लोबिन IgA, IgE, IgG, ये हमारे फाइट करने में काम करते हैं। किसके, पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारे फाइट करने में काम करते हैं। मतलब ये हमको किससे, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। तो ये हमारे किस में हेल्प में आ जाते हैं, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। कौन, ग्लोब्यूलिन्स। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। कैसे, डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे काम करते हैं। आपके कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने आपको बता दिया कि हमारे फिब्रिनोजेन किस में काम आते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, कोएगुलेशन में काम आते हैं। फिर मैंने आपको बताया ग्लोब्यूलिन्स, ये हमारे ग्लोब्यूलिन्स किस में काम आते हैं, ग्लोब्यूलिन्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, वो इन्हीं से ड्राइव हुए हैं, है ना। अब मैंने आपको लास्ट का बताया एल्ब्यूमिन्स। तो हमारी बॉडी में क्या है कि हमारे बॉडी में जो हमारे आयंस वगैरह होते हैं, इन सब का एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन बना के रखते हैं, ठीक है। इन सब का प्रॉपर कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ ब्लड में क्या है, तो ये आपका काम आ जाता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ठीक है। ऑस्मोटिक, ऐसा नहीं कि मैं ऑस्मोटिक वर्ड पहली बार यूज कर रहा हूँ, कई जगह आपको बता भी चुका हूँ। ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस में। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना करके जो रखते हैं, उसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में काफी, है ना। अब देखिए हमारे प्लाज्मा में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं प्लाज्मा में। अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह आपके निकाल दे, देखो जैसे आपका फिब्रिनोजेन हो गया जो क्लॉटिंग करवा रहा है। तो अगर हम देखो, इतना नोट करते जाओ आप लोग, मैं भी एक तरफ का ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दे, देखो ये आपका मान लो प्लाज्मा है, जैसे ये प्लाज्मा है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इससे हम क्लॉटिंग फैक्टर जब निकाल देंगे तो ब्लड मतलब कि कोएगुलेट नहीं होगा, जमेगा नहीं। इसको हम बोल देते हैं सीरम, इसको हम बोल देते हैं सीरम। तो सीरम आपका क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड सीरम। ये देखिए मैंने आपको बताया। देखिए एक तरफ को मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए चीज और देख लो आप, ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बोला प्लाज्मा, एक बोला हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आपका 55% हो गया प्लाज्मा, 45% हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये मैंने आपको
पहले ही बताया, ये 45% हो गया। अब हम देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अगर डिवाइड करें तो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट बीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आरबीसी को? यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आरबीसी में डिवाइड हो गया, डब्ल्यूबीसी में डिवाइड हो गया और प्लेटलेट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इनके मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब देखिए मैं अगर बताऊं आपको तो इनके बारे में कुछ बता दूं। देखो आरबीसी जो होते हैं हमारे, ये 5 से 5.5 मिलियन तक पाए जाते हैं, मिलियन तक पाए जाते हैं पर mm क्यूब में। कितने? पर mm क्यूब में आपके 5 से 5.5 है, ये 5 से 5.5 मिलियन तक हमारे पाए जाते हैं पर mm क्यूब में आपके आरबीसी पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं व्हाइट बीसी की डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो हमारे 6000 से 8000 पाए जाते हैं। 6000 से 8000 हमारे ये पाए जाते हैं पर mm क्यूब में। कितने पाए जाते हैं? 6000 to 8000 पर mm क्यूब आपके पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी। अगर वही मैं प्लेटलेट्स की बात करूं आपके तो ये 1.5 से 3.5 लाख तक पाए जाते हैं। 1.5 से 3.5 लाख तक हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, डेट इज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपके 1.5 से 3.5 लाख तक पाए जाते हैं। फिर फर्दर अगर हम आगे देखें, देखो इतना आप लोग नोट कर लो, अगर फर्दर हम डिवाइड करके देखें तो ये आरबीसी हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि इनका लाइफ स्पान 120 डेज होता है ना। बनते आपके कहाँ पे हैं? मतलब कि लॉन्ग बॉन्ड्स में बनते हैं आपके। ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे अब्सेंट होता है। ये सब चीजें मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको मेन सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर वहीं अगर हम डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको बता दिया मैंने ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम फर्दर डिवाइड करें अगर, तो फर्दर हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्दर हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी आपके डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, डेट इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब यहाँ पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। यहाँ पे इन सेल्स में आपको ग्रेन्यूल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें देखें ग्रेन्युलोसाइट्स, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होंगे। ये प्रेजेंट का साइन है, प्लस लगा के आगे एंटी लिख दिया जाता है और माइनस लगा के एंटी लिख दिया जाता है, डेट इज द साइन ऑफ एब्सेंट। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स मतलब कुछ दानेदार, ठीक है, किरकिरा सा, तो ये आपके सेल्स में यहाँ पे दिखाई देंगे। अब वही हम अगर फर्दर डिवाइड करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स को, दे विल बी डिवाइड इनटू लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ याद करने, कंफ्यूजन हो अगर। MLA, M फॉर मोनोसाइट्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, A फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, वहीं आप ग्रेन्युलोसाइट के जस्ट अपोजिट इसका कर सकते हो। यहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स, इओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। इओसाइनोफिल का दूसरा नाम भी एक होता है, दैट इज एसिडोफिल्स। में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं आपके इओसाइनोफिल्स को, है ना। इओसाइनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। बाकी अगर आपको देखिए बताऊं, अब थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी की तरफ चलना चाहूंगा। देखो सिंपल चीजें मैंने आपको बता दी है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा आपको एक चीज और बता देता हूँ इनको कि हमारे बॉडी में किस अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। देखो, तो अगर टोटल डब्ल्यूबीसी का देखें हम,
जिसमें WBC का अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं, देखो एक बार आप ये पूरा और देख लो। ब्लड हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डेट इज प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये हमारे 55% होता है प्लाज्मा, ये हमारे 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फिर आपका इसमें प्लाज्मा का 90 से 92% आपका वाटर पाया जाता है, 6 to 8% आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स में हमारा फिब्रिनोजन, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन ये हमारे पाए जाते हैं। फिब्रिनोजन मैंने बता दिया, एल्ब्यूलिन ग्लोब्यूलिन मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे यहाँ पे कुछ सोल्यूट्स भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर आपका सीरम कहलाता है। फिर इधर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डेट इज RBC, WBC, प्लेटलेट्स, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, RBC 5.5 मिलियन होते हैं, ये आपका 6 to 8,000 होता है। प्लेटलेट्स हमारे कितने होते हैं 1 से 1.5 से 1.5 से 3.5 लाख तक हमारे ये होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स आपके। ठीक है, अगर वहीं हम आगे देखें तो मैंने फिर आपको फर्दर डिवाइड किया ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में हमारे आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आपके ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएंगे, इओसाइनोफिल, बेसोफिल। अब इनके बारे में एक चीज अब देख लो कि व्हाइट ब्लड सेल में भी हमारे किस ऑर्डर में पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल में भी हमारे, ये आपको मैं बता देता हूँ वहां पे बुक में। पहले अपनी हम एनसीईआरटी यहाँ पे अब देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्या काम करूंगा मैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है वो मैं आपको लिख लिख के बता दूंगा, बाकी आपको मैं सीधे बुक से ही बता दूंगा, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे समझने वाली चीजें नहीं है ना। सेम टू सेम चीजें बार बार लिखना, ठीक है, मतलब कि हमें टाइम की भी प्रॉब्लम है ना, इसलिए। देखिए मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, डेट इज येलोविश यानी हल्का पीले रंग का होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब कैसा, थिक होता है, आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, विस्कोसिटी, तो ये विस्कस फ्लूइड मतलब थोड़ा सा थिक होता है। कैसे, कितना होता है 55% आपका ये होता है टोटल ब्लड का। अगर इसकी 55 में आप देखो तो आपका 90 से 92% हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है वाटर। कितना, 90 से 92%। 6 to 8% हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन्स। कितने, 6 to 8% आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन्स में हमारे फिब्रिनोजन आ सकते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह के लिए होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स हो जाते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं, एल्ब्यूमिन्स हमारे हो जाते हैं जो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होते हैं। आर द मेजर प्रोटीन्स, ये हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। देखो मैं आपको बताता चलूंगा जो जो यहाँ पे जैसे मिलता जाएगा। फिब्रिनोजेंस हमारे क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स में और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन से हमारा ये आया है। ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन्स हमारे क्या काम करते हैं, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आपके और क्या क्या पाया जाता है मैंने आपको बताया। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, आपके सोडियम पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन, एंड यहाँ पे कुछ सब्सटेंस और पाए जाएंगे आपके, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स, ये चीजें भी आपके देखने के लिए मिलेंगी। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है, देखिए जहां पे जरूरत होगी वहां पहुंच जाएंगे, ये जहां पे इनकी जरूरत होगी वहां पहुंच जाएंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो क्या है, ये बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह आपके चलते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रांजिट वर्ड की यूज किया गया है। कंटिन्यूअसली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी थ्रू ब्लड। ठीक है, ये सेल्स में आपके अलग अलग जगह पे जाते रहेंगे जहां पे जैसी नीड होगी। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये मैंने देखिए आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह ऑल्सो आपके प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। अगर आपका प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दो, लेकिन आपके देखिए क्या होता है, ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये आपको मैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में समझाऊंगा कि इनएक्टिव फॉर्म में कैसे होते हैं ना, ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए प्लाज्मा आपका बिना क्लॉटिंग फैक्टर के, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, डेट इज कॉल्ड सीरम, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। फिर मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बताया कि हमारे 45% पूरे ब्लड का होता है। कितना होता है, 45% पूरे ब्लड का होता है।
ये आपका मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डेट इज आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी डेट इज ल्यूकोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स डेट इज प्लेटलेट्स। ये मैंने आपको बताया कि हमारा इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन सबको मिला करके हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलेंगे, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोसाइट जो हमारे होते हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हमारे कहलाते हैं, है ना। ये आपके मोस्ट अबंडेंट होते हैं आपके सेल में, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में आपके सबसे ज्यादा आरबीसी ही पाया जाता है। मैंने आपको देखिए इनके वो भी बताए हैं, क्या इनकी मैंने आपको क्वांटिटी भी बताई हुई है कि 5.5 मिलियन आपके पाए जाए कितने, पर एमएम क्यूब में, पर एमएम क्यूब ब्लड में। आर मोस्ट अबंडेंट कितने होंगे, ए हेल्दी अडल्ट मैन एवरेज कितना होगा, एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब। देखिए लिखा है यहाँ पे, ये आपको वॉल्यूम बता रहा है पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। 1 क्यूब आप ब्लड अगर ले लें तो उसमें आपके 5 से 5.5 मिलियंस आरबीसी देखने के लिए मिलेंगे, जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं ब्लड में। RBCs आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। ये मुझे पता है कि हमारे रेड बोन मैरो जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वहां पे आपका आरबीसी बनता है। ये मैंने देखिए आपको बोल करके बताया भी है। जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनको हम बहुत ज्यादा लिख के नहीं देखेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ से ही देख लेंगे, है ना। तो ये क्या आपका 5.5 मिलियन, और बनता कहाँ पे, ये आपका रेड बोन मैरो में बनता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी ब्लड सेल हो आपकी सारी की सारी हमारी बोन मैरो में ही बनती हैं। डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, ल्यूकोसाइट्स हो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, कोई भी हो आपकी सारी की सारी हमारी लॉन्ग बोन्स में ही बनती हैं। मैंने आपको बोला कि आरबीसी में हमारे न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारी सेल्स आपकी होती भी है जिनमें होता है देखिए, लेकिन आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द गैसेस का ट्रांसपोर्ट इधर से इधर कर सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए जैसे कैमल होता है, कैमल के आरबीसी में आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है ना। तो आरबीसी में आपके न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जाता। मैंने आपको क्या बोला कि इनका लाइफ स्पाइन हमारा, देखो बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो आरबीसी का हमारा लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। इससे आप क्या समझे, नॉर्मली हमारी सेल्स क्या होती हैं, एक सेल से 2 सेल हमारी बना लेती हैं, नॉर्मल सेल्स हमारी बना लेती है ना। लेकिन आरबीसी आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जाके कहाँ पे, स्प्लीन में 120 डेज बाद। कहाँ पे, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या, स्प्लीन। ये आपका एक लार्ज और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, यहाँ पे आपकी आरबीसी जाकर के मर जाती है, मतलब आरबीसी आपकी डिवाइड नहीं करती हैं। देखो आरबीसी हमारी बोन मैरो में ही बनती हैं, बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर ये मर जाती हैं। आपने पढ़ा नॉर्मली सेल्स हमारे सेल से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं करती हैं, सीधे मतलब बनती हैं और जाके खत्म हो जाती है कितने, 120 डेज में। कहाँ पे, स्प्लीन में आपकी ये खत्म हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे इनको, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, इतने दिन बाद यहाँ पे जाकर के खत्म हो जाती हैं। और अगर आरबीसी की बात करूँ तो आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे हीमोग्लोबिन में अगर हम देखें तो हीम आयरन पाया जाता है। आपका क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन Fe2+ के फॉर्म में पाया जाता है। देखो Fe3+ के फॉर्म में ही पाया जाता है, लेकिन हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वहां पे आपका Fe2+ के फॉर्म में ही पाया जाता है आयरन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आयरन Fe2+ के फॉर्म में पाया जाता है। ये आपके है नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। और मैं अगर बताऊं देखो तो हमारे 100 ml ब्लड में कितने, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है। 12 to
16 ग्राम हमको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है। किसमें? एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में हमें 6 to 8 ग्राम हमें देखने के लिए मिलता है। आरबीसी के शेप तो आपको पता है कि आपका राउंड भी हो सकता है और आपके बाइकॉनकेव शेप भी हो सकते हैं, है ना। ये हमारा राउंड भी हो सकता है और हमारे बाइकॉनकेव शेप भी आपके हो सकते हैं। ये आपका आरबीसी का शेप है ना। बाइकॉनकेव भी हो सकते हैं और राउंड शेप भी हो सकते हैं आपके। आरबीसी दोनों ही शेप देखिए हो सकता है। तो ये हमारा आरबीसी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए हम देख लेते हैं। सीधे पढ़ा तो रहा था लेकिन मुझे मन नहीं हो रहा था मतलब बताने का सीधे, क्योंकि डायरेक्ट बता दो तो बहुत सारी चीजों पे नजर नहीं जाती है। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स, मैंने ये आपको बता दिया। यहाँ तक थे हम लोग। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स। मोस्ट ऑफ द मेमल्स में आपकी आरबीसी नहीं पाई जाती। कैसी होती हैं? एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, राउंड भी होती हैं आपकी और बाइकॉनकेव शेप भी होती हैं। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ मैंने बोला कि आयरन हमारा Fe2+ के फॉर्म में पाया जाता है। हेंस द कलर ऑफ द हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ द सेल्स। कलर मतलब यहाँ पे रेड होता है और आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए इनको बोला जाता है। हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो हमारा 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या यहाँ पे? दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा आरबीसी के थ्रू कितना मूव करता है ना। मैंने आपको बताया था ना कि 97% हमारा आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन मूव करती है, 3% डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से मूव करती है। और मैंने बोला था आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में, 70% हमारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मूव करती है, 20 to 25% हमारी आरबीसी के फॉर्म में मूव करती है और 7% आपके डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में मूव करती है। चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। देखो मैंने फिर से आपका रिवीजन करवा दिया। आरबीसी का लाइफ स्पैन मैंने आपको बोला कि 120 डेज होता है, फिर ये जाके स्प्लीन में मर जाती हैं। विच आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ये आपका एक लार्ज और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, इसीलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी मर जाती हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, इसीलिए हम इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा थोड़ा आपको रफली आइडिया भी दे दूंगा ना, तो फिर आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। पहली बात हम डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर देखें तो मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने बोला कि इनकी देखिए जो नंबर होता है 6000 to 8000 आपका ये होता है, 6000 to 8000 होता है पर mm क्यूब। पर mm क्यूब आपका होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये डंडा हटा दोगे आप ये वाला तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हो। तो आपका पर mm क्यूब देखिए होता है डब्ल्यूबीसी। इनमें आपका हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए कलरलेस होते हैं। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। कैसे होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए आपके ये कैसे कलरलेस होते हैं, इसीलिए तो इनका नाम देखिए डब्ल्यूबीसी है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और ये कैसे शॉर्ट लाइफ्ड होती हैं। ये आपकी ये हमारी शॉर्ट लाइफ्ड होती हैं, इनका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये हमारा देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। फिर मैंने बोला था कि डब्ल्यूबीसी को हम किस में डिवाइड करते हैं? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में, ये मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, सारा कुछ कम मिला के अगर हम देखिए बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें देखिए बताऊं। हमारे ग्रेन्युलोसाइट में मैंने आपको क्या बताया और ए ग्रेन्युलोसाइट में मैंने आपको बताया MLA, यानी ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में हमारा क्या क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बच जाएगा, इओसाइनोफिल्स हमारा बच जाएगा,
बेसोफिल्स हमारे बच जाएंगे, ये मैंने आपको बताया है ना। ये हमारे ग्रेन्युलोसाइट, ये हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए इनकी अबंडेंस कैसी है डब्ल्यूबीसी में, इनकी आपको अबंडेंस के बारे में बता देता हूँ, कितने मतलब की परसेंटेज में प्रेजेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में हमारा दिया भी है। तो मैं आपको ये देखिए ट्रिक बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम। तो आप लिखो यहाँ पे एन एल एम ई बी, ठीक है। आप पढ़ो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक बार पढ़ना है हमें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपकी न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे ब्लड में। डब्ल्यूबीसी में आपके सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे, फिर हमारे लिम्फोसाइट्स होंगे, फिर हमारे मोनोसाइट्स होंगे, फिर आपके इओसाइनोफिल्स होंगे, और फिर हमारे बेसोफिल्स आपके हो जाएंगे। ये देखिए ऐसी इनकी नंबरिंग यहाँ पे आपकी कर दी मैंने। अब वही अगर हम डब्ल्यूबीसी में देखें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी परसेंटेज भी देख ली, ये आपके 60 to 65% पाए जाते हैं। कितने? ये हमारे 60 से 65% पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे 60 से 65% पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट हमारे जो होते हैं ये 20 से 25% पाए जाते हैं। ये हमारे 20 से, ये मेरा पेन यार बहुत नखरे करता है, चलो मैं नीचे बता देता हूँ। ये हमारे 20 से 25% पाए जाते हैं। वहीं हम अगर मोनोसाइट की बात करें, ठीक है, तो मोनोसाइट हमारे 6 to 8% पाए जाते हैं। कितने? 6 to 8%। फिर हम इओसाइनोफिल्स की अगर बात करें तो ये आपके 2 से 3% पाई जाती हैं। अगर वहीं हम बेसोफिल्स की बात करें तो ये आपका 0.5% के आसपास पाया जाता है, ठीक है, 0.5% के आसपास। सबसे ज्यादा आपकी न्यूट्रोफिल्स पाई जाएंगी 60 to 65%। फिर हमारी लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे डेट इज 20 to 25%। फिर हमारे मोनोसाइट्स पाए जाएंगे डेट इज 6 to 8%। फिर हमारे इओसाइनोफिल्स डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल्स, ये आपके 2 to 3% पाए जाएंगे। बेसोफिल्स हमारे 0.5% पाए जाएंगे। अब इनके बारे में देखिए, अगर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए बताना चाहूँ तो न्यूट्रोफिल्स हमारा क्या होता है कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। फिर देखिए आपके दो चीजें बताऊं मैं। न्यूट्रोफिल, देखो न्यूट्रोफिल, अरे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों आपके क्या होते हैं? मोनोसाइट। और न्यूट्रोफिल हमारे क्या होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो आपके पैथोजेंस एंटर करते हैं उनको पकड़ के कूट देते हैं, मार देते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स आपके होते हैं। बीच वाला छोड़ दो, एन एम, ठीक है, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये हमारे क्या होते हैं? ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो आपके फॉरेन पैथोजेंस वगैरह को मार देते हैं, जो बॉडी में एंट्री करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? किल द फॉरेन पैथोजेंस, किल फॉरेन पैथोजेंस विच आर एंटरिंग इनटू द बॉडी, जो बॉडी में एंटर करते हैं उनको मार देते हैं। ये आपके होते हैं हमारे कौन से? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपके होते हैं। अब वही अगर हम बेसोफिल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ये मिटा देता हूं, वहीं अगर हम बेसोफिल्स की बात करें, देखो, ठीक है, वहीं अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, ठीक है, अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल हमारे देखिए क्या करते हैं? कुछ चीजें रिलीज करते हैं, ये आपके सीक्रेट करते हैं। आपके क्या सीक्रेट करते हैं? आपके ये हमारा हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये हमारे हिस्टामिन,
सेरोटोनिन, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं हमारे हेपेरिन। हेपेरिन से आपको कुछ याद है क्या? मैं आपको बताया मैंने, बताओ। जब हम ब्लड को बाहर निकालते हैं तो ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए, जब मैं आपको पढ़ा था हीमोडायलिसिस, तो हम वहां पे ब्लड में ऐड करते हैं हिपेरिन। हिपेरिन इसलिए ऐड करते हैं कि ब्लड हमारा कोएगुलेट ना हो जाए, और जब दोबारा हम डाल रहे थे उसमें हम लोग एंटी हिपेरिन यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हिपेरिन आपका इस काम में आता है। ये आपके बहुत सारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वगैरह में भी यूज होते हैं, आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वगैरह में भी हमारे यूज होते हैं। फिर हमारा आ जाता है इओसाइनोफिल्स। ठीक है, अगर हम इओसाइनोफिल्स के बारे में देखें तो ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन से हमको बचाता है। देखिए IgE आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन ई, यहीं से आया है ई। तो ये आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, देखो मैं आपको कहाँ लिखूं, ये आपका एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। किससे हमें बचाता है? एलर्जिक रिएक्शन से हमको बचाता है। एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह से आपका इओसाइनोफिल बचाता है। बेसोफिल हमारा हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपारिन हमें बहुत सारी मतलब कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं। हेपारिन आपका एंटीकोएगुलेंट के रूप में भी यूज होता है कि ब्लड जो है जमे ना। ठीक है, आपकी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हमारी क्या होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स आपकी होती हैं। लिम्फोसाइट भी आपको देखिए, लिम्फोसाइट के बारे में तो हमें पता ही है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये हमारी इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स आपकी किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। ये हमारी लिम्फोसाइट्स हमारी आ जाएंगी इम्यूनिटी के लिए। ये तो हमें पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। इम्यूनिटी आपने पढ़ा ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी हमारा लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने आपको देखिए बता दिया। अब चलिए हम लोग अपना देख लेते हैं WBC के बारे में। देखो WBC में हमारा क्या है, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। ये मैंने आपको बोला है कि हम ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपका एब्सेंट होता है। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ये आपके कलरलेस होते हैं। और कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच इज एवरेज 6000 to 8000 आपके पर mm³ ब्लड में होते हैं आपके। ल्यूकोसाइट जनरली आपके कैसे? शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। ठीक है, इनका मतलब कि 1 से 3 दिन का ही लाइफ स्पान होता है। ठीक है, 2-3 दिन का ही होता है। We have two main categories of WBC, that is granulocytes and agranulocytes। जहाँ पे आपके ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये आपके देखिए क्या है? ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। ये आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वाइल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपके क्या है? ये आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट से मैंने आपको ट्रिक भी देखी, इनको याद करने की बताई हुई है। फिर मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा हमारा कौन पाया जाएगा? NLM, सबसे ज्यादा हमारे न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। दे आर मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%। फिर मैंने बोला 20 to 25% हमारे कौन से? लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे, है ना। 60 to 65% ऑफ द WBC। एंड बेसोफिल्स आपके मैंने कितना बोला? NLMEB सबसे ज्यादा, तो हमारे 0.5 से बेसोफिल्स हमारे यहाँ पे 0.5 से 1% हमारे बेसोफिल देखिए पाए जाएंगे। बेसोफिल हमारे क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं कुछ चीजें, जैसे देखो ये लिखा बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये हमारे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हमारे इन्वॉल्व होते हैं। देखो क्या होते हैं ये? बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में आपके इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल्स देखो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। और क्या था हमारा ये? यहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया आपको, देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपकी कैसी होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स आपकी होती हैं, जो पैथोजेंस वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको पकड़ के मार देती हैं। मोनोसाइट्स मैंने आपको कितनी बताया? NLM
मोनोसाइट्स मैंने आपको बताया 6 to 8% देखिए हमारा लिखा है, ठीक है। एंड फैगोसाइटोटिक सेल्स आपकी ये होती हैं दोनों, कौन, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स आपकी फैगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करते हैं उनको मार देती हैं। इओसाइनोफिल्स आपकी क्या करती है, मैंने बोला एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह से हमें कराती हैं, ठीक है। इनकी कमी हो जाएगी तो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो जाएंगे आपके। ये कितनी 2 to 3% पाई जाती हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शंस, मैंने आपको पहले बोला है। फिर हम पढ़ेंगे वही लिम्फोसाइट्स के बारे में। मैंने आपको पहले बताया न्यूट्रोफिल्स फिर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारी 20 to 25% हमारी होती हैं। कैसी होती हैं, दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी ब्लड में इम्यूनिटी करवाता है। टी लिम्फोसाइट आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो यही इम्यूनिटी काम करती है। ये चीजें हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखिए दी हुई हैं। बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारे देखो ये हमारा क्या आता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स में काम करती है। बी लिम्फोसाइट आपकी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है। हमारे वहां पे लिखा है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं क्या इनमें आपको, बताओ। इसमें 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 ग्रेन्यूल्स हमको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये आपका इओसाइनोफिल है। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स है हमारी, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, दे आर ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेन्यूल्स देखिए दूर से दिखाई दे रहे हैं, बट वहीं आप अगर मोनोसाइट्स में देखें और लिम्फोसाइट्स में देखें आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये आपका टी लिम्फोसाइट है, ये हमारा मोनोसाइट सॉरी बी लिम्फोसाइट है। तो यहाँ पे हमें ग्रेन्यूल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन हमें इन ग्रेन्यूल देखने के लिए मिलते हैं। ये हमारा आरबीसी है, ये हमारा प्लेटलेट्स हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, अब देखो थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो थ्रोम्बोसाइट के बारे में पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो इनकी मतलब कि इनका जो नंबर होता है बहुत कम हो जाता है, प्लेटलेट्स। ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स भी होते हैं, दे आर थ्रोम्बोसाइट्स। कितने पाए जाते हैं, मैंने आपको बोला कि हमारे 1 लाख से 3.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख से हमारे ये 3.5 लाख तक पाए जाते हैं। ये आपके अलग और वेरी भी कर सकते हैं आपके ये, इसके मतलब जरूरी नहीं कि बीच में ही पाए जाए, थोड़े बहुत आपके ये वेरी भी कर सकते हैं। ये आपके प्लेटलेट्स इतने देखिए हमारे पाए जाते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स हमारे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं पहली बात तो। अब देखो मैं बात अगर बताऊं आपको, ये क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये आपके सेल फ्रेगमेंट्स हमारे होते हैं। देखो आपके बोन्स में स्पेशल सेल्स पाई जाती है, बोन्स में हमारे कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ पे, बोन्स में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। बोन्स में आपके कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियो मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जब ये मेगा कैरियोसाइट्स टूटते हैं, ठीक है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये हमारे जब इनमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तब आपके बन जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें होगा फ्रेगमेंटेशन, तो आपके थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पे बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। यहाँ पे आपका थ्रोम्बोसाइट्स बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपके सेल फ्रेगमेंट्स है किसके, ये हमारे स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है बोन मैरो में। तो सेल फ्रेगमेंट्स है आपके ये किसके, मेगा कैरियोसाइट्स के आपके सेल फ्रेगमेंट्स है जो बोन मैरो में पाई जाती है। मैंने इनके आपके नंबर बता दिए। ये आपके
बहुत सारे सब्सटेंस भी रिलीज करती हैं जो हमारे कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करती हैं, हमारे कोएगुलेशन और क्लॉटिंग में भी हेल्प करती हैं। हेल्प इन कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग, ये आपके कोएगुलेशन और क्लॉटिंग में भी हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको देखिए बताया कि कैसा होता है इनका। अगर देखिए नंबर अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जब ये कोएगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, इनका मान लो नंबर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो आपका क्या होगा, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ब्लड लॉस क्यों, आपको चोट लगी, अब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है। जब क्लॉट ही नहीं होगा, हमारे थक्का बनेगा ही नहीं, मतलब हमारे पपड़ी नहीं पड़ेगी ब्लड में, जहाँ पे हमारे छिल छाल गया या कट फट गया, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी से। तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी वगैरह भी हो सकते हैं इनके रिडक्शन होने से इनके नंबर में, है ना। देखो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि हमारे स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं डेट इज प्रेजेंट ऑन किसमें, बोन मैरो। आर द सेल फ्रेगमेंट्स, ये क्या है, सेल फ्रेगमेंट से, कौन सी सेल से, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ये आपकी स्पेशल सेल होती है जो बोन मैरो में पाई जाती है, मेगा कैरियोसाइट्स, इनके फ्रेगमेंटेशन से बनती हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी मतलब कि नंबर कितना होता है इनका, इनका देखिए आपको 1.5 लाख टू 3.5 लाख होता है पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड आपका होता है ये। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन, मैंने क्या बोला, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर में ये हेल्प करते हैं आपके, है ना। फिर मैंने क्या बोला कि अगर इनका नंबर देखिए कम हो जाए तो इनसे इनमें क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, क्योंकि फिर ब्लड हमारा कोएगुलेट नहीं होगा। कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव लॉस जो है ब्लड का हो जाएगा बॉडी से। अब देखिए क्या हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे हमें ब्लड के, अब हम लोग यहाँ पे ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी देखो हमारा ब्लड ही चल रहा है, ब्लड हमारा खत्म नहीं हुआ भाई, पूरा का पूरा चैप्टर ब्लड के बारे में दिया आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ब्लड देखिए आपने पढ़ा होगा, देखो मैं पहले आपको दिखाऊं यहाँ पे। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमंस बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, ठीक है, किसके किसमें, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड्स, कई ब्लड तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है ना, बी होता है, ये सब होते हैं ना, हैज बीन डन। लेकिन आपका एक पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। टू सच ग्रुप्स आपके कौन कौन से, एक हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया जो मैंने आपको बताया, एक हमारा निगेटिव पॉजिटिव के बेस पर होता है, डेट इज आर एच निगेटिव और आर एच पॉजिटिव, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका आर एच जो है रेसस मंकी से आया है, ये हमारा रेसस मंकी से आया, पहली बार हमारा ब्लड ये रेसस मंकी में पाया गया था। ठीक है, तो इसको क्या है, रेसस मंकी से आपका आया है आर एच ब्लड ग्रुपिंग। तो देखिए अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप को डिवीजन करें, ठीक है, इसको हम डिवीजन अगर करें हम इसके बेस पर, देखो पहली बात मैं आपको बताऊं, एंटीबॉडीज और एंटीजन्स आपके यहाँ पे मैं बताऊंगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटीजन्स और एंटीबॉडी आपको बताऊंगा। देखो तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे ए ब्लड ग्रुप है आपका, बी ब्लड ग्रुप है, या कौन सा ब्लड ग्रुप है कैसे पता चलेगा। तो जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी आरबीसी होती है, तो आरबीसी में हमारे क्या सरफेस एंटीजन्स पाए जाते हैं, किसमें, ए बी ब्लड ग्रुपिंग हमारी बेस्ड होती है किसके, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स आपके। ठीक है, सरफेस एंटीजन्स के बेस पर होते हैं जो हमारे आरबीसी में यहाँ पे कुछ एंटीजन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो शुगर पाए जाते हैं हमारे, तो इनके बेस पर हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारा कितने टाइप का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब होता है, देखो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, जन का मतलब होता है जनरेटिंग,
तो यहाँ पे एंटी का मतलब हो जाएगा अपोजिट और जन का मतलब हो जाएगा जनरेटिंग। क्या करते हैं ये? इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये आपके इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इनको एंटीजन यानी इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेटिंग। ठीक है, एंटी मतलब क्योंकि अपोजिट इम्यूनो रिस्पॉन्स बनाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हम एंटीजेंस भी पढ़ेंगे और एंटीबॉडी भी पढ़ेंगे। तो एंटीजेंस आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीजेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, और एंटीबॉडी हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। मैंने आपको देखिए प्लाज्मा भी तो बता दिया है। तो हमारे यहाँ पे इसके बेस पर ये डिवाइड कर देते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे जो आपका प्लाज्मा होता है, मान लो जैसे, तो प्लाज्मा भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचुरल एंटीबॉडीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं आपके एंटीजन, इनके अगेंस्ट जो प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम डिवाइड कर लेंगे। ब्लड ग्रुप हमारा हो जाता है कितने? 4 टाइप का। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, इनके बेस पर अगर हम देखें तो हमारा डिवाइड हो जाता है ब्लड ग्रुप, डेट इज ए बी, ए बी ओ। ये हमारा 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हमारा 4 टाइप में डिवाइड हो जाता है। तो जब हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम लोग देखिए क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमें किस में देखिए चढ़ाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ब्लड ग्रुप। तो इससे पता कैसे चलता है? देखो, तो देखो एक चीज मैं आपको, तो मैं यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल ब्लड का लेकर के बता देता हूँ। देखो जैसे मैं ले लेता हूँ ब्लड ग्रुप ए, मान लो ब्लड ग्रुप ए मैंने ले लिया, ये मैंने ए ब्लड ग्रुप ले लिया। मैं देखूंगा इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कौन सा है ना, यानी पहले मैं इसमें एंटीजन देखता हूँ, इसमें मैं एंटीजन देखूंगा। तो मैंने बोला कि आरबीसी पे सरफेस पे वही एंटीजन होगा जो ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये आपका आरबीसी में पाया जाता है ना। तो हम आरबीसी के सरफेस पे वही एंटीजन देखेंगे जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमारा ए एंटीजन ही पाया जाएगा। फिर मैंने बोला कि एंटीबॉडी हमारा होता है किसमें? प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी हमेशा अगेंस्ट बनाता है, हमेशा अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है एंटीजन आपका। तो एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा इसका, एंटीबॉडी हो जाएगा, देखो एंटीजन हमारा ए हो गया, तो एंटीबॉडी उल्टा बनाता है ना, तो ये बना लेगा एंटी बी, ये बना लेगा एंटी बी, ये हमारा एंटी बी बना लेगा। वहीं आप अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करो तो बी हमारा, बी वाले में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना। और एंटीबॉडी कौन सा बना लेगा आपका? ये एंटीबॉडी बना लेगा एंटी ए, क्योंकि जस्ट अपोजिट बनाता है। ये आपका एंटी ए बना लेगा। ठीक है, तो ये एंटी ए बना लेगा। अब वहीं अगर ए बी की बात करूं, किसकी? वहीं अगर मैं ए बी की बात करूं आपका, तो यहाँ पे आपका कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होगा? हमारा ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारा ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब ए बी दोनों प्रेजेंट है भाई, तो एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा? ए बी के अलावा तो कोई आपके एंटीबॉडी है नहीं। ए बी के अलावा कौन सा इसका अपोजिट कोई एंटीबॉडी है क्या? सी डी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो इसका एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, इसका कोई एंटीबॉडी आपका नहीं होगा। इसका एंटीबॉडी हो जाएगा नील। नील मतलब होता है जीरो। मैं जीरो लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ लेंगे कि ओ है। तो मैं लिख देता हूँ नील। नील का मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ये नहीं बनाएगा आपका, कौन? ए बी, क्योंकि ए बी के अपोजिट कुछ है क्या? आपको कुछ अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ओ ब्लड ग्रुप देखें, आपका, तो ओ वाले में क्या एंटीजन होगा क्या आपका? मैंने बोला था सरफेस एंटीजन हमारे 2 टाइप के ही पाए जाएंगे, ए टाइप का और बी टाइप का। जहां आपके दोनों पाए जाएंगे, डेड ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंटीजन आपका नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? नील आपका हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा नील, इसमें हो जाएगा नील ओ वाले में। वहीं अगर हम, ये हमारा नील हो गया।
अगर हम बात करें इसमें कि एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा, तो जब ये नील है देखिए, ठीक है, नील है, अब समझना यहाँ पे, जब ये नील है हमारा तो ये एंटीबॉडी कौन सी बना लेगा प्लाज्मा में, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ नील हो गया, अब यहाँ पे नील है तो ये दो क्या है, ए बी बना लेगा, ए भी बना लेगा और बी भी बना लेगा, ये आपके दोनों एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में होता है, एंटीजन हमारा होता है ब्लड ग्रुप किसमें, एंटीजन हमारा ब्लड में होता है, आरबीसी की सरफेस में होता है। ये चीजें देखिए मैंने आपको बताई है ना। अब देखो बताऊं मैं, मान लो ए ब्लड ग्रुप है आपका, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो हमें सरफेस एंटीजन पे देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो कौन सा हमें लेना है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है आपका तो देखिए ए हमारा ले लेगा, ए ब्लड ग्रुप है अगर तो हमारा ए ले लेगा। लेकिन वहीं अगर आप देखो, मैं आपको ये बात बताऊंगा, पहले इतना समझ लो, नहीं फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। देखो ये मैंने आपको बताया, मैंने बोला कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, इसकी आरबीसी पे आपका ए एंटीजन होगा। लेकिन ये अगर इसके प्लाज्मा में देखें हम, एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा, तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी बनाता है, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि क्या करता है, ये इम्यूनो रिस्पॉन्स देता है, लेकिन कैसा, अपोजिट एंटीबॉडी, अपोजिट जनरेटिंग इम्यूनो रिस्पॉन्स, तो ये आपका एंटी बी बना लेगा, है ना। फिर मैंने आपको क्या बोला, फिर मैंने बोला बी वाला, देखिए कि हमारा बी बना लेगा क्योंकि सरफेस फेस की बी होगा, ये एंटी ए बना लेगा। ए बी वाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों हमारे सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी और बी भी आरबीसी की सरफेस पे। लेकिन मैंने आपको बोला कि एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा, जब ए बी दोनों यहाँ पे आ गए, कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं इसका अपोजिट, तो ये आपका नील हो जाएगा। वहीं अगर आप ओ की बात करो तो ओ वाले में, हमारे ओ में कोई हमारा शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करेगा, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या करेगा, कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, तो एंटीजन हो गया आपका नील, लेकिन आपका एंटीबॉडी बना लेगा दोनों। इसीलिए क्योंकि देखिए दोनों बना लेता है, दोनों बना लेगा एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगा, दोनों बना लेगा। लेकिन अगर हम देखें एंटीजन इसमें, तो एंटीजन हमारा नील है, तो हम एंटीजन मैच करते हैं जब किसी में ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, एंटीजन मैच करते हैं। तो एंटीजन मैच करने में क्या होगा, देखो अब देखो समझना, यहां से ए वाले के साथ ए एंटीजन है, यानी ए ब्लड ग्रुप ले लेगा, तो ये ए ब्लड ग्रुप डोनर हो सकता है, ठीक है, इसको मतलब कि ए वाला ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। वहीं आपका बी वाला बी एंटीजन बनाता है, तो आपका बी वाला इसको दे सकता है, ठीक है। ए बी वाला आपका ए बी एंटीजन बनाता है, तो इसको ब्लड ग्रुप ए बी वाला दे सकता है, ठीक है। इसको देखो ये ए भी बनाता है और बी भी बनाता है, तो इसको ए बी वाला दे देगा क्योंकि वो भी ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप स्पेशल देखो, अगर कि हम ए बी वाले में देखें, ए बी वाले में अगर हम देखें तो ए भी बनाता है बी भी बनाता है, तो इसको देखिए ए भी ब्लड ग्रुप दे देगा और बी भी दे देगा, और सेम टू सेम तो देख देगा क्योंकि इसने ए बी बनाया है ना, तो ये भी देखिए ए बी वाला ए बी बनाएगा अलग अलग, तो ए भी दे देगा और बी भी दे देगा। वहीं देखिए अब ओ में आप आ जाओ, तो यहाँ पे कोई एंटीजन आपका नहीं बनता है। जब कोई एंटीजन नहीं बनता है तो ये किससे ब्लड ग्रुप ले पाएगा बताओ। अगर इसने ए वाला दे दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, बी वाला दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ए बी वाला दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई भी एंटीजन नहीं बनाना है। मेनली हम एंटीजन ही देखेंगे, मैंने आपको देखिए बताया। तो जब कोई एंटीजन नहीं यहाँ पे बनाएगा तो इसको सिर्फ ओ वाला ब्लड ग्रुप ही डोनेट कर सकता है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही बंदा मुझे अपना ब्लड दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी सरफेस पे आरबीसी पे कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर वो ए बी या बी इनमें से कोई है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब इन दो का भी देख लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ओ वाला हमारा कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है,
जब O वाला कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है, देखिए अगर A वाले को दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नील है ये। ठीक है, ये आपका दे देगा। तो मैंने आपको बोला, फिर मैंने बोला आपको कि बी को भी दे देगा। क्यों? इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ए बी को भी दे देगा क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप, ठीक है, ए बी वाले को देखो तो ये इन सबसे ले लेता है। लेकिन क्या है मतलब कि मैंने आपको बोल दिया कि अब देखो यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन सा हो गया? ओ वाला, क्योंकि हम सबको दे सकते हैं, इसको भी और इसको भी। लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? जो हमारा ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको काफी कुछ देखिए समझा दिया। अब जो समझ में ना आए तो आपको फिर कभी बता दूंगा। From the above mentioned table, it is evident that blood group O can be donated to a person with any blood group। ये आपका इसीलिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। Hence, blood group O individuals are called universal donors। ब्लड ग्रुप ओ वाले आपके दानी लोग होते हैं भाई, सबको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओ वाले। वहीं अगर हम किसको, ए बी वाले को देखें, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप्स। तो ए बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। और ओ वाला आपका यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, क्योंकि ओ वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन दोनों एंटीबॉडी आपका ये बना सकता है, ए भी और बी भी। ठीक है, Therefore such persons are called universal recipient। ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, डेट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपका ए बी वाला। ओ आपका हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर। और हमारा ए बी हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ये मैंने आपको देखिए समझा दिया। अब देखिए हम आर एच वाला। ठीक है, अब वहीं अगर हम आर एच वाला देखें, देखो हमने आरबीसी की सरफेस पे देखा तो हमें ब्लड ग्रुप तो ठीक है समझ में आ गया हमको। लेकिन वहां पे हमने क्या देखा कि आपका, जैसे हमारे रेसस मंकी में हमने देखा, क्या रेसस मंकी में आपका आर एच एंटीजन, तो वैसा ही एंटीजन हमको आर एच, ये हमें रेसस मंकी जैसा एंटीजन, ठीक है, रेसस मंकी जैसा एंटीजन हमको ह्यूमन की आरबीसी में दिखा दिया। ह्यूमन, ह्यूमन बोलू मैं बोलू, चलो ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ह्यूमन से लिख देता हूँ। हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ह्यूमन की आरबीसी में दिखाई दिया। ठीक है, आर एच एंटीजन, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया? आर एच एंटीजन। तो जहां पे दिखाई दिया आर एच एंटीजन, जहां पे भी आर एच एंटीजन आपका दिखाई दिया, जिन जिन लोगों के आरबीसी में, ये आपका आर एच पॉजिटिव बन गए। ठीक है, आर एच पॉजिटिव बन गए। जहां जहां ये एब्सेंट था वो आपके आर एच निगेटिव बन गए। लेकिन अगर हम अपनी जनता में देखें, ठीक है, हम नॉर्मल अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन में देखें तो वहां पे क्या होता है हमारे, वहां पे हमारे क्या होता है, 80% लोगों में आर एच पॉजिटिव ही आपका पाया जाता है। ठीक है, कैसे होता है? 80% लोगों में आपका, 80% ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपका पॉपुलेशन, 80% ऑफ पॉपुलेशन कंटेंट, पॉपुलेशन कंटेन आर एच पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जहाँ पे एब्सेंट होगा वो हो जाएगा निगेटिव ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैं अगर आपको बताऊं, देखिए कि इसीलिए जब डॉक्टर्स मैच करते हैं ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, तो ये देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है। तो यहाँ पे जब सेम टाइप का होता है तो चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो चढ़ा देंगे, निगेटिव होगा तो चढ़ा देंगे। लेकिन अगर अपोजिट होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं। बस इतना ही आपके सिलेबस में, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इन चीजों को भी मैच करते हैं कि आपका एंटीबॉडीज यहाँ पे कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, आर एच एंटीजन के अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि डॉक्टर्स ये भी चीजें मैच करते हैं ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। यही हमारे, पहले मैं इतना बता दूंगा आपको, फिर एक आपको यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी वाला चीज भी दी हुई है। Another antigen, the RH antigen similar to one present in रेसस मंकी, ठीक है। एक एंटीजन और पाया गया आपका आरबीसीज में जो आर एच एंटीजन कहलाया, किसके सिमिलर था, रेसस मंकी के जो आरबीसी में पाया जा रहा था। इसको हमने आर एच ले लिया इसीलिए। इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ मेजोरिटी, कितने 80% ऑफ द ह्यूमंस। मैंने आपको बताया ना कि 80% पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। जिनमें एब्सेंट होगा आपका ये एंटीजन वो आपके आर एच निगेटिव इंडिविजुअल कहलाएंगे। इसीलिए ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आपका होता है। इन आर एच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव पर्सन, अगर आर एच निगेटिव पर्सन आर एच पॉजिटिव पर्सन में ब्लड ग्रुप एक्सपोज कर दिया जाए, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, उसके अगेंस्ट जो है अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे, जिसको हम बोल देंगे एंटी आर एच एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजन इनको भी मैच किया जाता है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है। स्पेशल केस आर एच इनकम्पैटिबिलिटी आपका यहाँ पे दिया है। वो स्पेशल केस किसका है, मदर का और उसके बेबी का। किसका, मदर का और उसके बेबी का एक केस हमारे यहाँ पे दिया है। इसको हम बोलते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का केस है, किसका, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मतलब एक जैसे नहीं होंगे, इनकम्पैटिबिलिटी ये हमें एक देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे ना, एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मिसमैचिंग होता है, क्योंकि ये इनकम्पैटिबिलिटी का ही होता है मिसमैचिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है किसका, आर एच निगेटिव, प्रेग्नेंट मदर का। किसका, प्रेग्नेंट मदर का। पॉजिटिव होता है उसके चाइल्ड का, पॉजिटिव होता है उसके चाइल्ड का, यानी बेबी जो उसके पेट में है, जो मदर के पेट में बेबी है। आप इसको चाइल्ड ना बोल के सीधे एम्ब्रियो बोलो, ठीक है। एम्ब्रियो बोल दिए, फीटस बोल दो, आप इसको फीटस बोल दो, यानी मदर के जो वोम्ब में आर एच पॉजिटिव फीटस। तो इससे क्या होगा कि आर एच एंटीजन जो फीटस होगा उसका मदर के साथ एक्सपोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने देखिए उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। वहां पे हमारा क्या है कि हमारा प्लेसेंटा होता है। जो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा काम होता है कि मदर और एम्ब्रियो के बीच के ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। मदर और एम्ब्रियो के यानी फीटस के ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। ये सेपरेट करके रखता है, दोनों ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं होते। इसीलिए हमारी मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और हो सकता है और हमारा ब्लड ग्रुप कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा भाई कि जब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इतना याद रखो बस कि मदर निगेटिव में। आपको देखिए सिंपल ले लेता हूं, मदर है निगेटिव,
RH निगेटिव, और फीटस है RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब क्या होगा, प्रेगनेंसी हो गई, मान लो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी हो गई, ये होते तो प्लेसेंटा से सेपरेट है, लेकिन जब डिलीवरी होगी बेबी की, जब मान लो डिलीवरी होगी तो प्लेसेंटा भी आपका बाहर निकल आता है, ये हमको पता है, मदर के वोम से प्लेसेंटा भी आपका बाहर आ जाता है। तो मान लीजिए कुछ ब्लड ग्रुप यहाँ से इसमें लीक कर गया, लीक कर जाएगा ड्यूरिंग डिलीवरी। तो अगर मान लो लीक कर गया, ये अगर लीक कर गया, ऐसा हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा कि मदर क्या करेगी, मदर जो है इसके अगेंस्ट मदर क्या करेगी, RH एंटीजन बनाने लगेगी, इसके अगेंस्ट जो है RH एंटीजन बनाने लगी, अगेंस्ट एंटीबॉडी जो इसके अगेंस्ट बनाने लगेगी इस ब्लड के। तो इसमें क्या होगा, जब इसके अगेंस्ट बनाने लगी थी, ये बेबी तो बाहर आ गया, ये फर्स्ट चाइल्ड तो बाहर आ गया, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मदर ने जो बनाना स्टार्ट कर दिया इसके प्रति, किसके, RH पॉजिटिव के। अब मान लो कि मदर का केस ऐसा है, अब जब देखो मैं आपको बताऊं डिटेल में, तो जब इसके अगेंस्ट मदर एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगी, तो फर्स्ट वाला बेबी तो डिलीवर हो गया। मान लो सेकंड वाला है, जब बेबी कौन सा, सेकंड प्रेगनेंसी हुई, जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो मदर ने उसके प्रति क्या करने लगना है, बनाने लगी है एंटीबॉडीज। तो मान लो कि अगर मदर से वही ब्लड क्या किया, ये आपका सेकेंड चाइल्ड में, सेकेंड फीटस में कुछ एंटर कर गया, कहां से आया, मदर से, मदर से आया, मान लो एंटर कर जाए गलती से, है ना, एंटर कर जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे एंटर जब कर जाएगा मदर का ब्लड बेबी में, तो क्या होगा, इसके प्रति मदर बनाने लगी थी एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट, तो इसको क्या करेगी, इसके आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देगी, इसके फीटस के आरबीसी को मारना स्टार्ट करिए, डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ द। यहाँ पे देखिए, लो पूरा चला गया, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। देखो ये आपकी मदर कैसी थी, मैं एम लिख देता हूँ, मदर आपकी थी निगेटिव, फीटस कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ब्लड जब यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड उसमें, तो ये बनाने लगे थे इसके अगेंस्ट एंटी बॉडी, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगी थी मदर। तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसको मारना स्टार्ट कर देगा, तो इसके क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा आरबीसी को, डिस्ट्रॉय आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, किसके, फीटस के, ठीक है, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा आरबीसी को, कि खत्म हो गए, तो इससे आपका एनीमिया हो जाएगा, बेबी को क्या हो जाएगा, अनीमिया, ठीक है, ये आपका ब्लड की कमी होती है ना, अनीमिया हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनीमिया और जॉइंडिस, जॉइंडिस आपका होता है पीलिया, है ना। तो ये सब चीजें बेबी को यहाँ पे हो जाएंगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसको हम बोलते हैं, क्योंकि फीटस को यहाँ पे डिजीज हो रही है, फीटस को डिजीज हो रही है, इसीलिए इसको बोला गया फिटालिस। तो हम क्या करें, जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाए तो वहां पे डॉक्टर चेक करते हैं, जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाए डॉक्टर्स वहां पे चेक करते हैं, अगर वहां पे ऐसा है, वहां पे अगर ऐसा है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं मदर को, इंजेक्शन मदर को देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मदर एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो जो इंजेक्शन देते हैं तो भाई ये एंटीबॉडी बनाने लगी, तो इसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है एंटी RH एंटी बॉडी, क्योंकि जो आपका एंटीबॉडी बनाने लगी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी,
तो इसके लिए इसके अगेंस्ट इनको इंजेक्शन दे दिया गया, एंटी-आरएच एंटीबॉडी, इसके बारे में इसका इंजेक्शन इन्हें दे दिया गया। इससे क्या होगा, इसका देखो मैं आपको बताऊं, जब ये इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो वहां पे फिर मदर क्या करेगी, बनाना बंद कर देगी वहां पे, तो फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कब किया जाता है, ये डिलीवरी का ये तब किया जाता है, आपका इंजेक्शन जो दिया जाता है ये बेबी के डिलीवरी के, बेबी की डिलीवरी के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद ये इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सेकंड चाइल्ड में ही हो रही है, फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। थोड़ा सा आपके यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ होगा, माफी चाहूंगा उसके लिए। देखो यहाँ पे थे हम लोग, ये मिस मैचिंग वाला, तो ये किस में ऑब्जर्व होता है, आपका आरएच निगेटिव मदर होता है, किसका, ब्लड का होता है, सॉरी आरएच निगेटिव ब्लड होता है मदर का, और आरएच पॉजिटिव होता है किसका, फीटस का। तो यहाँ पे आरएच एंटीजन जो फीटस का होता है ये आपका मदर के साथ एक्सपोज नहीं होता, मिलता नहीं है, डू नॉट एक्सपोज। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट करके रखती है दोनों के ब्लड को, the Rh negative of mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। पहली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बहुत अच्छे से सेपरेट करके रखती है, तो फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of Rh positive blood from the fetus, यानी फीटस से थोड़ा बहुत ब्लड मदर के अंदर लीक कर जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या होगा, क्योंकि फीटस तो बाहर आ गया तो फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जब वो ब्लड मदर के अंदर लीक कर जाएगा तो मदर क्या करेगी, उसके अगेंस्ट बनाने लगेगी एंटीबॉडीज। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। उसके ब्लड में जो एंटीजन आ गया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब कि जब और आगे प्रेगनेंसी होगी दूसरे चाइल्ड की, जब दूसरे चाइल्ड की और प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा, द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, फीटस में लीक कर जाएंगे। तो ये एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनाने लगे हैं, तो जब लीक कर जाएंगे तो इनको मारना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, इनकी बॉडी में जब ये इंटर किए थे तो उनकी बॉडी ने इनको मारने के लिए कुछ एंटीजन बनाए, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब वही एंटीबॉडी जब ये जाएगा, इसमें आ जाएंगे तो इसको मारना स्टार्ट कर देंगे फीटस को, तो फीटस के आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। देखो, डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड बी सेवियर कॉज। कौन कौन से, एनीमिया हो सकता है, यहाँ पे जॉइंडिस हो सकता है, यानी खून की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है क्योंकि आरबीसी यहाँ पे मर जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। फिर मैंने क्या भैया, कैसे इसको अवॉइड करेंगे, जब पहली मतलब की डिलीवरी हो जाएगी तो फिर डॉक्टर चेक करते हैं। जब डॉक्टर चेक करेंगे तो एक महंगा सा इंजेक्शन आता है, यही करीब करीब 2-2,500 का, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब है ना, तो ये इंजेक्शन जो आता है तो बाद में लगाया जाता है। इंजेक्शन किसका होता है, एंटी-आरएच एंटीबॉडीज यहाँ पे मदर की ना बने इसका इंजेक्शन होता है ये। This can be avoided by the administering anti-RH antibodies। anti-RH antibodies का इंजेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है टू द मदर, ताकि ये उसके अगेंस्ट, यानी जो सेकेंड चाइल्ड होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनाए। इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो जाती है तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो
यहाँ तक देखिए मैंने आपको क्लियर कर देखिए समझा दिया, एक एक लाइन मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये मैं आपको पहले अपने तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने ब्लेड लिया और आपके हाथ में कट मार दिया, ठीक है। आपके हाथ में कट मार दिया तो वहां पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगेगी, या कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई तो हमारे ब्लीडिंग होने लगेगी। लेकिन वो ब्लीडिंग कुछ देर बाद अपने आप रुक जाती है, हम दबा के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं ना, या अपने आप को रुक जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि अपने आप रुक जाती है। मान लीजिए हमें इंजरी हुई, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे चोट लगी, ठीक है। क्या हुआ, इंजरी हुई। तो जैसे इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी, जब ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, हमारे ब्लड प्लेटलेट में पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसमें, प्लेटलेट्स में। मैंने आपको बताया था ना, प्लेटलेट्स में हमारे पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, आज ही मैंने पढ़ाया है। उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो मैंने बोला कि थ्रोम्बोसाइट से हमारे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट में हमारे एक्टिव हो जाएंगे क्या, हमारे थ्रोम्बोसाइट में देखेंगे हम तो वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए रिलीज करें या एक्टिव बोल दो, आप जो भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ से जब थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, एक्टिव कर देगा किसको, ये आप एरो देखना मेरा, ये एक्टिव कर देगा आपको थ्रोम्बोकाइनेज को, थ्रोम्बोकाइनेज को। एक वर्ड पहले आपको बताऊं मैं, यहाँ पे जहां पे आपको जन देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, मैं आपको देखो भी बता देता हूँ ये भी। तो थ्रोम्बोकाइनेज के साथ में फिर कुछ आ जाएंगे कैल्शियम आयंस, क्या आ जाएंगे, कुछ कैल्शियम आयन। पहले आपका देखिए इंजरी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेटलेट से आपके कुछ मतलब कि एक्टिव हुआ, तो प्लेटलेट से हमारे क्या हुआ, रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स हमारे। फिर वहां से ये क्या करेगा, ये जो है एक्टिव करेगा थ्रोम्बोकाइनेज को, तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस आपके आ जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे ब्लड में पड़ा होता है, देखो आपको इसके आगे अगर देखें, ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो हमारे ब्लड में पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। हमारे ब्लड में पड़ा होता है प्रोथ्रोम्बिन, कि जहां पे आपको प्रो देखने के लिए मिल जाए, जन देखने के लिए मिल जाए, ये आपके सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्या, प्रोथ्रोम्बिन। देखो बस एक सीधी सीधी रिएक्शन है ये, प्रोथ्रोम्बिन पड़ा होगा ब्लड में, तो ये इनएक्टिव होता है क्योंकि ये प्रो लगा है आगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। क्या करूं मैं, देखो प्रोथ्रोम्बिन हमारे यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, ये हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करेगा, मतलब जो एंजाइम को रिएक्शन करवाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा देखिए एक स्टेप का प्रोडक्ट दूसरे स्टेप के एंजाइम की तरह वहां पे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो आपका आ जाएगा इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिव करा देगा, ये आपका इनएक्टिव है प्रोथ्रोम्बिन, तो इसको एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देगा। फिर आपका थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब थ्रोम्बिन भी देखिए प्रोडक्ट है किसी चेन का, किसी रिएक्शन का, तो ये अब क्या करेगा, ये भी आपका किस, ये हमारा दूसरे प्रोडक्ट में जो हमारी दूसरी रिएक्शन होगी उसमें आपका ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो हमारे ब्लड में और क्या पड़ा होता है, फिब्रिनोजेन, ये आपको लिख देता हूं मैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप। अब देख लेते हैं फिफ्थ स्टेप। तो हमारे ब्लड में देखिए क्या पड़ा होता है, ब्लड में हमारे पड़ा होता है फिब्रिनोजेन, क्या पड़ा होता है, फिब्रिनोजेन।
जेन। तो ये भी आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिब्रिनोजेन, ये भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फिब्रिन में, ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। फिब्रिनोजेन, जेन मतलब इनएक्टिव है ये, लेकिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फिब्रिन। तो देखिए अब फिर से सुनो, इंजरी हुई तो आपके प्लेटलेट्स एक्टिव हो गए, प्लेटलेट्स हमारे हो गए एक्टिव। तो जैसे ही प्लेटलेट्स आपके एक्टिव हो तो दे विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा एक्टिव कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज को। यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयंस वगैरह आपके आ जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे ब्लड में पड़ा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, और यहाँ पे कैटलिस्ट का काम आपका करेगा थ्रोम्बोकाइनेज। फिर आपका प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा कैटालिस्ट की तरह। तो यहाँ पे पड़ा होता है ब्लड में फिब्रिनोजेन, ये आपका कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। तो फिब्रिन हमारा क्या है, फिब्रिन ही हमारा क्लॉट कहलाता है। अब देखिए फिब्रिन क्या है, फिब्रिन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो फिब्रिन तक हमारा हो गया, अब देख लेते हैं कि फिब्रिन हमारा एक्चुअली में है क्या। देखो तो फिब्रिन है जो हमारा, अरे कलर मैंने चेंज किया था, चेंज नहीं हुआ क्या। देखो फिब्रिन हमारा क्या है, तो जो हमारा फिब्रिन बन गया, यही आपका क्या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा, रेडिश ब्राउन स्कम बना लेता है ये, कैसा रेडिश यानी रेड कलर का, रेडिश ब्राउन स्कम, ये क्या नेटवर्क बना लेता है ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लेता है। और क्या होता है, ये सॉलिडिफाई धीरे धीरे होने लगता है आपका फिब्रिन। तो ये फिब्रिन क्या होता है, फिर यहाँ पे आपका जमने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बना लेता है, जिसको हम कोएगुलम बोल सकते हैं। क्या बना लेता है, दैट इज यहाँ पे पूरा क्लॉट बना लेता है, थ्रेड बना लेते हैं, ठीक है। कोएगुलम भी हम बोल सकते हैं, कोएगुलम, ठीक है। तो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए मिलती है, और धीरे धीरे आपका ये क्या होता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। और सॉलिडिफाई हो गया मतलब हमारा फिर क्या होता है, ब्लड जो है वो हमारे स्किन टाइप बनने लग जाती है उसके ऊपर, है ना। ऐसे हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में कितना कॉम्प्लेक्स दिया है, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, ठीक है। एक बार कहो तो फिर से बोल दो, चलिए बता देता हूँ, वहां पे आपको समझा दूंगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा अपोजिट दिया है, थोड़ा सा अपोजिट दिया है, मैंने आपको सीधे मैंने बता दिया, सीधे सीधे है, पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों देते हैं। यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, जब कट जाता है हमारे, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड, कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होती रहती, अपने आप थोड़ी देर में रुक जाती है ना। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ब्लड फ्लो हमारा अपने आप रुक जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड एक्सिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स इन इंजरी और ट्रॉमा, यानी वहां पे क्या होता है, कोएगुलम बन जाता है, ब्लड धीरे धीरे जम जाता है, क्लॉट हो जाता है ना। तो हमारी ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना भाई। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut और एन इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद हमारे डार्क डार्क हमें क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम दिख जाता है, सॉलिड सॉलिड। ये चीज ऐसे ही बताने की होती है, सबने आपने फील किया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज ए क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली द नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स, मैंने बोला ना कि आपका कोएगुलम बना लेता है, वहां पे ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका फिब्रिन्स होते हैं। इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें आपके डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लड में ट्रैप हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे वहां पे सॉलिड सॉलिड बनने लग जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा हार्ड होने लगता है।
वहां पे क्लॉट पूरा बन जाता है। ये देखिए मैंने हमें पता है, ये मैंने आपको बता दिया, थ्रेड लाइक होता है कोएगुला हमारा, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है देखिए यहाँ पे, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन, यानी इनएक्टिव फिब्रिनोजन हमारा पड़ा होता है ब्लड में, तो इससे आपका एक्टिव फिब्रिन बन जाता है, एक्टिव फिब्रिन बन जाता है। मैंने बोला कि इसमें आपके कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, कौन सा एंजाइम इसको करवाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि फिब्रिन, जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है वो आपका थ्रोम्बिन कहलाता है ना। देखेंगे ये भी इन द प्लाज्मा, ये क्या है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। हाँ पता है कि हमको प्लाज्मा में पड़े होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ही हमारा मेन रोल प्ले करता है किसमें, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, मैंने बोला था कि एंजाइम थ्रोम्बिन से करवाता है, ये आपका कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था थ्रोम्बिन हमारा किससे बना था, प्रोथ्रोम्बिन से। ये देखो जस्ट अपोजिट इन्होंने दे रखा है जैसा मैंने बताया है। Thrombins in turn are formed from the, देखो thrombins in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma। प्लाज्मा में एक और इनएक्टिव सब्सटेंस पड़ा होता है जिससे थ्रोम्बिन बनता है। किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। मैंने बोला प्रोथ्रोम्बिन में हमारा एंजाइम का काम कौन करता है, थ्रोम्बोकाइनेज, मैंने यही तो बोला। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, मैंने बोला था विथ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। देखो जस्ट अपोजिट दिया जैसा मैंने बोला है, आप लोग अपोजिट करके याद कर लो, बहुत सिंपल, इन्होंने उल्टा प्रोसेस पूरी पूरी दी है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस। ये आपका पूरा कैस्केड सिस्टम कहलाता है, कैस्केड प्रोसेस, पूरा आपका कैस्केड प्रोसेस कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में जितने भी प्रोसेस आते हैं सबको मिला करके कैस्केड प्रोसेस कहलाता है। इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। हमारे यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लाज्मा में पड़े होते हैं इनएक्टिव स्टेट में, जिनको हम एक्टिव कर करके क्या करवा लेते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करवा लेते हैं, हमारी इंजरी ठीक हो जाती है। एन इंजरी और ए ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज, देखो मैंने बोला था ना, अब देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट दिया है। An injury or a trauma stimulates the platelets in blood to release certain factors which active and mechanism of coagulation। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज करता है, मैंने आपको बोला था प्लेटलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे रिलीज करता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोएगुलेशन, ठीक है, हमारा कोएगुलेशन वहां पे हो जाता है। कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग, ये मैंने आपको देखिए कैल्शियम देकर के बताया था, कैल्शियम हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ करता है। एक बार फिर सुन लो, पहले इंजरी हुई आपकी तो आपके ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिव हो गए, इन्होंने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन उन्होंने रिलीज किया। फिर क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने आके एक्टिव कर दिया किसको, थ्रोम्बोकाइनेज को। फिर यहाँ पे कैल्शियम आ गया तो इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। थ्रोम्बिन हमारा क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर फिब्रिन हमारा नेटवर्क बना लेगा, ठीक है, और ये सॉलिडिफाई होने लगे, रेडिश ब्राउन स्कम यहाँ पे बना लेगा, कोएगुलेंट, आप कोएगुलेशन इसमें हो जाएगा कि आपका क्लॉट या कोएगुलेंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाद में आपका धीरे धीरे हमारा क्या होगा, और उसके अंदर डेड और टिश्यू आपके फंस जाते हैं और हमारे यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाता है, ठीक है। एक हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ हमारा क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी वेन्स होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं, है ना। और क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। आप ल्यूमेन वुमेन मत देखो, ठीक है, बस सीधे समझो कि मान लो कि वेन्स होती हैं आपकी, है ना, चाहे जिसको आप वेन ले लो चाहे जिसको आर्टरी ले लो। तो इस पे हम क्या देखते हैं, जैसे ब्लड आपका आता जाता है इनमें, तो ये आपके कैपिलरीज से जुड़े होते हैं, किससे,
कैपिलरी से जुड़े होते हैं यहाँ पे। तो जब इनसे देखिए ब्लड मान लो इससे यहाँ पे जा रहा है मान लो, तो क्या करेगा, कुछ ब्लड आपका, ब्लड नहीं, कुछ यहाँ से रिसाव होता है, यहाँ से कुछ चीजें निकल जाती हैं इससे। यहाँ पे आसपास आपके टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्या टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं। हमारे टिश्यू में जब ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो हमारे टिश्यू यहाँ पे जब प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या की जो आपकी कैपिलरी है, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, ये हमारी कैपिलरी है। तो क्या होगा, जब आपकी यहाँ पे कैपिलरी है तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका टिश्यू के बीच में आपका, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू के बीच में सब्सटेंस आपका भर जाता है, ये लिक्विड आपका भर जाता है, जिनसे छन के निकल गया, इनसे छन के निकल गया लिक्विड वो आपका टिश्यू में। यहाँ से भी कुछ मान लो रिस जाएगा, है ना, तो यहाँ से टिश्यू में जाकर के आपके भर गया, टिश्यू में जाकर जो भर गए यहाँ पे टिश्यू के आसपास, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेज हैं, जो यहाँ पे स्पेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेज। यहाँ पे टिश्यू में जाके भर गया, इसको हम बोलते हैं लिम्फ, इसको हम बोलते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ यहाँ से आकर के फिर अपना लिम्फ मतलब क्या है कि लिम्फ नोड्स वगैरह में आ जाता है, फिर धीरे धीरे आपका फिर से वापस आके ब्लड में मिल जाता है, वेन्स में आपका मिल जाता है, ठीक है, फिर आपका ये वापस आके वेन्स में मिल जाता है। तो लिम्फ में क्या होता है, देखिए लिम्फ पहली बात तो आपका क्या होता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लार्ज प्रोटीन्स आपके एब्सेंट हो जाते हैं, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकल जाते हैं ब्लड से आपका। कहाँ लिखूं, देखो पहले तो ना समझ लो, बता दूंगा फिर कि लिम्फ क्या है हमारा। तो यहाँ पे लिम्फ आपके आकर भर गया, तो ये आपका लिम्फ होता है। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा, किसमें, वहां पे आपके ऐसे स्ट्रक्चर देखने के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका लिम्फ कैपिलरी होती है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल, लिम्फ कैपिलरी जो होती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं लैक्टियल। तो ये लैक्टियल आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, क्या करती है, फैट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्फ होता है, इसमें लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है फैट को, यहाँ पे लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कहाँ पे, लैक्टियल्स में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी माइक्रोविलाई में जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका होता है। ये आपका बहता कहाँ है, फ्लूइड आपका लिम्फेटिक सिस्टम में बहता है, और ये धीरे धीरे आपका फिर मेजर वेन्स में जाके जुड़ जाता है, किसमें, मेजर वेन्स में आपका चला जाता है। देखो दिस फ्लूइड मैं आपको लिख देता हूँ, ये फ्लूइड यहाँ से होते हुए फिर आपका फिर मेजर वेन्स में वापस चला जाएगा। दिस फ्लूइड this fluid came back to major veins, फिर ये वेन्स में चला जाता है, मतलब कि ये किससे मिल जाता है, ये आपका मिल जाता है ब्लड से, आपका मिल जाता है। तो मैंने बोला ना कि ब्लड आपका कैपिलरी से जैसे पास हो रहा है, तो कैपिलरी से कुछ आपका रिस जाता है वाटर जैसे सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका स्मॉल वाटर सोल्यूलर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, जो आपके वहां पे स्पेसेस में टिश्यू के बीच में रिस जाते हैं, ठीक है। तो आपका लिम्फ में क्या क्या हो सकता है, देखो लार्जर प्रोटीन मान लो ब्लड से निकाल दें, मान लो ये आपका ब्लड है, यहाँ पे आरबीसी वगैरह सब निकाल दे, है ना, लार्जर प्रोटीन से निकाल दे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्जर प्रोटीन से निकाल दे, मैक्रोमोलिक्यूल से निकाल दे। तो ये सब चीजें हम निकाल देंगे तो आपका जो फ्लूइड होता है, जहाँ पे आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह पाए जाएंगे, वहां से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका लिम्फ देखिए आपका हो जाता है ना। और यहाँ पे हमारी लिम्फोसाइट्स वगैरह भी पाई जाती हैं आपके लिम्फ में, देखिए हम देख लेते हैं। एज ब्लड पासेज थ्रू द कैपिलरीज, जैसे कैपिलरीज से ब्लड जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से रिस जाता है टिश्यू में। इन टिश्यू में जो कैपिलरीज आपकी पाई जाती हैं, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है,
सम वाटर अलोंग विद मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज, कुछ वाटर जैसा आपका होता है, बिल्कुल पानी जैसा ही तो होता है लिम्फ आपका, है ना, हल्का येलोविश होता है। सम वाटर अलोंग विद मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज मूव आउट इनटू स्पीसीज बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू। मैंने बोला ना कि टिश्यू के सेल्स के बीच में आपका जो है कुछ रिस जाता है वाटर जैसे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ में, लिविंग द लार्जर प्रोटीन, यानी लार्जर प्रोटीन हमारे उसी में रह जाते हैं कैपिलरी में। एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी आपके जैसे आरबीसी वगैरह हो गए, आपके डब्ल्यूबीसी हो गए, मोस्ट ऑफ द आपके ब्लड में ही रह जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल में ही रह जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपके ब्लड वेसल में ही रह जाते हैं और लार्जर प्रोटीन्स आपके उसमें रह जाते हैं। मैंने यही तो बोला आपको कि ब्लड वेसल्स वगैरह आरबीसी वगैरह आपकी रह जाती हैं, वहीं पे लार्जर प्रोटीन्स रह जाते हैं, कुछ स्मॉलर सब्सटेंसेज विद सम लिक्विड आपके निकल जाते हैं कहाँ पे, टिश्यू के बीच में जो सेल्स होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाता है, इसकी इसीलिए हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और टिश्यू के बीच में रहता है यानी सेल्स के बीच में रहता है, इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है और टिश्यू के बीच में रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल कंपोजिशन एज दैट इन प्लाज्मा, जैसा हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन प्लाज्मा में होता है वैसा ही सेम टू सेम हमको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा भी हमने देखा था कि वहां पे भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं पाए जा रहे थे, वहां कुछ प्रोटीन थे आपके, वाटर थे, प्रोटीन थे और कुछ आपके आयंस वगैरह थे, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब चीजें थी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। Exchange of nutrients and gases between the blood and the cells always occur through this fluid। यहाँ पे आपका exchange of gases इस fluid के द्वारा भी होता है, किसके, between the blood and the cells, ब्लड और सेल के बीच में बोल रहा हूँ मैं, ब्लड और सेल के बीच में आपका किसके, इसी फ्लूइड के द्वारा होता है। भाई टिश्यू तक तो ब्लड ने पहुंचा दिया, ब्लड ने आपकी गैसेज को टिश्यू तक पहुंचा दिया, हमको पता है। फिर टिश्यू के अंदर कैसे जाएगा भाई, वहां पे तो बहुत सारी सेल्स है ना आपकी टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर आपका कौन लेके जाएगा, वहां पे आपकी लिम्फ लेकर के जाएंगे, लिम्फ नोड्स हमारी जो होती है वहां पे लिम्फ को लेके जाएंगी। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने बोला ना लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी लिम्फ नोड्स आ जाती हैं। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक, मैंने क्या बोला था कि ये सब कलेक्ट करके इनको कहाँ पे, मेजर वेन में डाल देता है। फिर से मैंने जस्ट अभी आपको बताया, कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन्स, ये आपका मेजर वेन्स में डाल देता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर मैंने क्या बोला कि आपका एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह भी प्रेजेंट रहती हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे आपकी लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपको पता है ना, तो ये सब चीजें हमारे इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स, ये देखिए ये हमारा ब्लड के ही जैसा काम करता है, लेकिन हमारा काम ये क्या करता है, देखिए ब्लड हमारा मतलब कि काम करता है बॉडी में या टिश्यू के बीच में, लेकिन आपकी सेल्स के अंदर कौन लेके जाएगा, तो सेल्स के अंदर आपका लिम्फ नोड्स लेके जाएंगे। आपने देखा होगा आप दौड़ते गिर जाए तो आपके छिल जाता है, वहां से कुछ व्हाइट कलर का लिक्विड पहले निकलता है, देन अगर बहुत ज्यादा छिल गया देन आपको वहां पे ब्लड निकलता है। तो जो आपको व्हाइट कलर का निकल रहा होता है ना व्हाइटिश सा, दैट इज लिम्फ। फैट्स आर एब्जॉर्ब, कहाँ पे मैंने बोला था, फैट आपका लैक्टियल्स के थ्रू माइक्रोविलाई में ऑब्जर्व होगा। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई पाए जाते हैं वहां पे आपके लैक्टियल्स पाए जाते हैं, वहां पे लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा वहां भी दिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, लेकिन वो चैप्टर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना हमने कर लिया है। सर्कुलेटरी पाथवेज हम ये जो है आगे कर लेंगे, है ना। तो फिर चलिए, थैंक यू।